नमस्कार, शंखनाद इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक इन दिनों राजधानी में कम, अपने क्षेत्रों में कम और दिल्ली की तरफ जाते या दिल्ली के गेस्ट हाउसों में रहते हुए ज्यादा मिलेंगे। कारण है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल के हटने के बाद अब माना यह जा रहा है जैसी आम जन की नाराजगी है, उसके बाद कुछ और मंत्रियों पर गाज गिर सकती है। कुछ की परफॉर्मेंस के आधार पर, कुछ की उनके द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर, कुछ पर लग रहे आरोपों के आधार पर और कुछ की योग्यता के आधार पर, लेकिन कुछ और विकेट गिर सकते हैं। बीजेपी के प्रदेश संगठन में भी जो अब तक माना जा रहा था कोई दौड़ महेंद्र भट्ट के आगे नहीं है और उनका रिपीट होना तय है, उन पर भी गाज गिर सकती है। कई तरह की खबरें तैर रही हैं। इन खबरों के बीच बीजेपी के लोग या बीजेपी से जुड़े हुए लोग, उनके समर्थक लोग विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज कराते हुए भी नजर आ रहे हैं या थानों में जाते हुए अपनी शिकायत दर्ज करके बाहर मीडिया को बाइट देते हुए नजर आ रहे हैं। और उन आधारों के बीच एक नाम बहुत तेजी से चर्चित फैल रहा है, वो है संगठन महामंत्री का, अजय कुमार जी का। और एक और नाम पर जो मुकदमे हो रहे हैं वो है बिरजू मयाल पर, एक नौजवान जिसको अब अनेक बाइटों में, अनेक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर बीजेपी समर्थक लोग विक्षिप्त मानसिकता का कह रहे हैं और उन पर मुकदमा कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच जनता कह रही है हमें कंपिटेंट मंत्री कब मिलेंगे। मेरे साथ पत्रकारों का एक बड़ा पैनल, वरिष्ठ पत्रकारों का, जो उत्तराखंड में समसामयिक विषयों पर लगातार सक्रिय है, वो जुड़ रहा है। रतन मणि डोभाल जी हैं, ये धर्मनगरी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर पत्रकार है, आपका बहुत स्वागत है। राजेंद्र सिंह कीरा जी हैं, ये कुमाऊं मंडल से हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठतम पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। और साथ ही रॉबिन चौहान युवा पत्रकार हैं, थोड़ी देर बाद जुड़ने वाले हैं। अजय रावत गढ़वाल मुख्यालय पौड़ी से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और देहरादून राजधानी से थोड़ी देर में हमारे साथ शंखराज इंडिया के संपादक सतीश जी जुड़ेंगे। लेकिन आरंभ में आपसे करना चाहूंगा रतन मणि डोभाल जी, कहा यह भी जा रहा है कि प्रेमचंद्र जी के जाते ही एक तरह से वो इस तरह के मंत्री थे कि उनसे हरिद्वार भी कवर हो रहा था और हरिद्वार लोकसभा भी अपने लिए सीट मांग रही है और साथ ही पूरे गढ़वाल में भी बहुत सारे नामों की चर्चा है। इन नामों के चर्चाओं के बीच लोगों में यह भी चर्चा है कि मुन्ना सिंह चौहान, जिन्होंने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का सदन चलाया हो, अधिष्ठाता मंडल में रहे हो, जिनकी अंग्रेजी और हिंदी देश के चुनिंदा ऐसे सांसद या विधायक हैं जो उनसे बेहतर जानते हो, जिनका संसदीय ज्ञान उत्तराखंड में सबसे अधिक है, खासतौर पर बीजेपी में। और राजेंद्र पूर्व हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री थे, उनके देहांत के बाद, पंत जी के देहांत के बाद यह माना जा रहा था स्वाभाविक तौर पर अब बीजेपी के पास एक ही विकल्प है संसदीय ज्ञान का, संसदीय कार्य मंत्री का, मुन्ना चौहान। लेकिन उनका मंत्री का नंबर कभी आता है नहीं। बहुत सारे प्रश्न तैर रहे हैं। डोभाल साहब, आपका अनुभव क्या कहता है, क्या होने वाला है? क्या कुछ और विकेट गिरेंगे? और जो नए मंत्री होंगे उनमें आपको संभावनाएं किसकी दिखती है, किस आधार पर? अब राजीव, ये सब है तो सब कुछ अनिश्चित में। कोई मंत्रिमंडल का विस्तार तो कब से टला चाह रहा है। जब ये मंत्रिमंडल बना है तब से ही पद रिक्त हैं धामी जी के। और अभी ये चर्चा जोरों से तो ये है कि मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं, अब वो मंत्रिमंडल का फाइनल करने गए हैं या कहीं उन्हीं का फाइनल ना हो रहा हो, ये भी चर्चा है। और ये मतलब महत्वपूर्ण बात है इसमें, और ये इसलिए कि बीजेपी में उत्तराखंड में कोश्यारी फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। और आप पिछले घटनाक्रम देखें तो ये तो कोश्यारी, हमारे यहाँ तो ये राज्य ऐसा है जहाँ ओएसडी मुख्यमंत्री बनते हैं। हमारे यहाँ पहले त्रिवेंद्र रावत वो राजनाथ के ओएसडी हुआ करते थे, वो आपके मुख्यमंत्री हो गए। अब ये जो पुष्कर सिंह धामी है, ये कोश्यारी जी के ओएसडी रहे तो मुख्यमंत्री बन गए।
और ये जो श्रृंखला है, पहले ये पता नहीं चलता कि कोई आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कोई जा रहा है तो क्यों जा रहा है। ये बताया किसी ने, त्रिवेंद्र जी गए क्यों गए, आज तक आपको हमको पता नहीं है। तीरथ सिंह आए तो उनको क्यों लाया गया, फिर वो क्यों चले गए, फिर पुष्कर धामी क्यों आ गए। तो अभी क्या होने वाला है, कौन मंत्री बनेगा, पहले तो यही है कि कहीं उन्हीं का फाइनल ना हो जाए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भगत सिंह कोश्यारी हैं, जिनके वो ओएसडी रहे हैं, जो उनको उनके गुरु भी हैं राजनीतिक रूप से, उन्होंने तो उनको सीधा सीधा कहा कि कहाँ भागे फिरते हुए, दफ्तर में तो बैठो। उनको भी इन्होंने बाहर बैठा के रखा, भगत सिंह कोश्यारी जी को, जब वो बैठ के गए, और उन्होंने कहा ये फाइलों देख लिया करो, फाइलों में बंदरबांट हो रही है और तुम भागे फिर रहे हो सारे उसमें, दफ्तर में बैठो। ये और फिर क्या घटनाक्रम होता है कि भगत सिंह कोश्यारी का वो नगर निकाय चुनाव में मतदान नहीं कर पाए क्योंकि उनका सरनेम गलत था। तो ये कुछ हल्की बात नहीं है, और ये नाराजगी इसमें इनके साथ बनी हुई है। और इसी में देखें कि ये जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, ये लगातार हमलावर हैं हर उसमें, चाहे वो यहाँ उमेश कुमार का प्रकरण हो, चैंपियन का प्रकरण हो, और इनका हो अभी प्रेमचंद अग्रवाल का। एक दिन उन्होंने, और ये जो खनन वाला सवाल है वो तो पार्लियामेंट में भी उन्होंने उठाया, खनन का, इसका चोली दामन का साथ बताया उन्होंने कि किस तरह से हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि धामी अगर दिल्ली जा रहे हैं तो वो मंत्रिमंडल विस्तार के लिए जा रहे हैं या अपने लिए जा रहे हैं, किस क्या होता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। ये महत्वपूर्ण, ये भी जरूरी हमको देखना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये इनके पास प्रचंड बहुमत है संख्या बल से, लेकिन वो कौन मंत्री होगा कौन क्या, वो विधायक नहीं करेंगे। अब ये सबसे बड़ी आप देखें ना कि ये कांग्रेस में भी होता रहा है, लेकिन वो दिखावे के लिए तो कम से कम वो देहरादून में बैठा करके कोई नेता कोई आया पर्यवेक्षक का उन्होंने कर लिया। ये दिल्ली से जो थोपने वाला है कि कौन होगा, और जैसे आपने कहा कि अनुभवी है मुन्ना सिंह चौहान, सब जानते हैं मुन्ना सिंह, लेकिन अनुभवी नहीं चाहिए उनको अनुभवी नहीं चाहिए, उनको उनकी जो राजनीति है जो उनको चाहिए, जैसे आशा नौटियाल, ये फिट बैठती है उनकी राजनीति को, जिन्होंने कह दिया कि हाँ वहाँ मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं यात्रा की तैयारी कर रहा हूँ, वो कह रहे वो मुसलमानों की तैयारी कर रही है कि यहाँ पर कोई नहीं आएगा, उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली में डेरा डाले रहे, बार बार ये रहे। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि ये सरकार का अब 3 साल हो रहे हैं और इसका मंत्रिमंडल नहीं बना, इतने बहुमत के बाद भी। दो तो चलो एक ने इस्तीफा दे दिया, एक की मृत्यु हो गई इसलिए वो खाली है, लेकिन 3 तो बने ही नहीं, और सब इन्हीं के पास है। और कितना उसमें किसमें लिस्ट है, इनका गणेश गोदियाल का क्या होगा, और ये इनका क्या होगा सुबोध उनियाल का, जो हटने की बात आ रही है। सतपाल महाराज पे भी प्रश्न चिन्ह है, उनके विभागों में भ्रष्टाचार के उसकी जो है, लेकिन वो मुद्दा नहीं है उनके यहाँ। तो उनके यहाँ मुद्दा यह है कि कौन ज्यादा से ज्यादा अफवाह फैला सकता है, लड़ा सकता है और वो राजनीतिक लाभ दे सकता है, ये प्राथमिकता है। अब और दूसरा प्राथमिकता कौन कितना आपको खोखला कर जाए, जो कॉर्पोरेट राजनीति चल रही है उसके लिए कितने आप जगह बना सकते हैं, वो सब वो चल रहा है। वो जमीनों का खेल तो है। अब आपने देखा ना, इतना भू कानून ये बना, सख्त भू कानून बना दिया, जहाँ जमीन है वहां कानून नहीं है, जहाँ जमीन नहीं है वहां कानून बना दिया आपने। और क्या कानून बनाया हो, उससे तो पहले ही आप ठीक थे। तो ये सारे चीजें ऐसी महत्वपूर्ण है, लेकिन बीजेपी में कोश्यारी फैक्टर को महत्वपूर्ण फैक्टर है। वो हमने देखा है जब इसी में खंडूरी जी गए तो कौन किसको लाए, वो निशंक जी को, कि सीधे विधायक से मुख्यमंत्री बने, बगैर मंत्री बने पुष्कर सिंह धामी, पर सीधा हाथ भगत सिंह कोश्यारी का था। जब कोश्यारी जी को कहा गया कि आपकी अगुवाई में चुनाव लड़ते हैं या आप मुख्यमंत्री बन जाइए, तो उन्होंने कहा नहीं, नया लड़का है, मेरे साथ रहा है,
ये जिता देगा पुष्कर सिंह धामी, मैं अपने आप देखता हूं। लेकिन अभी भी कोश्यारी फैक्टर महत्वपूर्ण इसलिए है कि कहीं कोश्यारी जी की उतनी कृपा जितनी पहले थी उतनी है या नहीं, कोई शंका हो रही है आपको? या कोश्यारी जी ने जिन मूल्यों के आधार पर एक नौजवान विधायक को सीधे मुख्यमंत्री बनाया था, पुष्कर सिंह धामी को, और ये भी कहते हैं कि एक तरह से उनका दत्तक पुत्र की तरह रखा है अपने साथ, वो फैक्टर हाँ नहीं, अभी वो नाराज है, मैं यही वो है या मैंने नहीं है, यही इसको कहा कि वो नाराज है। वो भगत नाराज सिंह है। कोश्यारी जी पुष्कर सिंह धामी से नाराज हैं, और इसलिए नाराज उन्होंने वो कहा भी, सार्वजनिक रूप से भी कहा है कि ये भागे फिरते हो, बंदर बांट हो रही है दफ्तरों में, फाइलों को देख लिया करो। ये इतना जिम्मेदार आदमी और वो सार्वजनिक रूप से ये बयान दे रहे हैं, तो ये उनसे नाराजगी नहीं होने का तो कोई मतलब नहीं। नाराजगी है, इसलिए कहा उनको बैठा के भी रखा इन्होंने बाहर, वो बैठे रहे इनके उस पे ऑफिस में। चलिए, सतीश जी हमारे साथ जुड़ गए। जरा कुमाऊं चलते हैं, राजेंद्र सिंह कीरा जी हैं। कीरा साहब, दो सवाल कुमाऊं से बहुत खड़े हो रहे हैं जिनका स्ट्रेट जवाब शायद आप दे पाएंगे। एक तो दो बड़े नाम हैं, चुफाल साहब है, वंशीधर भगत हैं, सीनियर मंत्री रहे हैं पूर्व में, अब वो घर बैठे हैं, क्यों? ये पूरा कुमाऊं सवाल उठा रहा है। फिर जो नए युवा हैं उनको भी प्रतिनिधित्व चाहिए, उनमें भी ऊर्जा है। और एक और युवा है बिरजू मयाल, लगातार उनका नाम तैर रहा है। वो बहुत सारे विभागों में बहुत सारे मसलों पर सोशल मीडिया के जरिए लोकप्रिय हुए हैं और सवालों को उठाते हैं। जनता उन्हें बहुत पसंद कर रही है, उनकी लाइकिंग बहुत अधिक है, फैन फॉलोइंग बहुत अधिक है। प्रेमचंद्र अग्रवाल प्रकरण पर भी उनका रोल काफी महत्वपूर्ण रहा। उसके अलावा जो गैरसैंण में जब कार्यक्रम हुआ, वहां भी सबसे अधिक हॉट चॉइस लोगों की वो थे। लेकिन अचानक पिछले 2 दिन से वो ट्रोल हो रहे हैं, उन पर अलग अलग थानों पे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। बीजेपी के संगठन मंत्री जी हैं, एक हैं उनके समर्थक वर्ग, और इन सारे प्रकरणों के बीच क्योंकि उनका अस्तित्व कुमाऊं से आता है, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। सबकी निगाह उन पर भी बनी हुई है और नए मंत्री कौन होंगे उस पर भी बनी हुई है। आपका नजरिया कीरा साहब? जी नमस्कार सबको। जो मंत्री को लेकर जो उहापोह चल रही है बीते कुछ समय से, यानी कि होली के आसपास या उससे पहले से, वो अभी बरकरार है। और अभी तक तो वही सब बातें हवा में तैर रही हैं कि इतने मंत्री हटेंगे और इतने नए बनेंगे। हालांकि 5 मंत्री जो बनने हैं और कुछ हटने वाले जो नाम चल रहे थे कि अभी 1-2 मंत्री और हटने वाले हैं। हालांकि जो मंत्री हटने वाले हैं, जिनको टारगेट किया जा रहा होगा या जिनका नंबर होगा, वो भी अपने बचाने में लगे होंगे, वो भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे होंगे। हो सकता कि उनका इतना ज्यादा प्रभाव हो जाए कि वो बच जाएं, ये भी हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी मंत्रिमंडल में तो अभी हमारा पूर्ण हुआ नहीं है, वो भी बनना है, विस्तार होना है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत इस सरकार को जो आ रही है वो सुलझा नहीं पा रही है अभी ढंग से, कि सामंजस्य नहीं बन पा रहा कि किसको मंत्री बनाए किसको ना बनाए। क्योंकि दबाव, ये स्थिति तब पैदा होती जब आपका दबाव बहुत बड़े लेवल पर होता है, क्योंकि और डिसाइड कुछ नहीं हो पाता है। क्योंकि यहाँ स्टेट में जो भी चीजें हो रही हैं वो सब केंद्र पर या सेंट्रल दिल्ली पर निर्भर हैं। कोई भी चीज आनी है वहां से होगा, कोई भी आदेश आना है या गाइडलाइन होनी है, मार्गदर्शन वहां से होगा। तो वहां से कुछ स्पष्ट, ऐसा लगता है कि कुछ स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं कि किसको क्या करना है, किसको करना है करके। तो इसीलिए ये सब भागा दौड़ी चल रही है। तमाम विधायक कुमाऊं से भी एक बड़ी संख्या में विधायक दिल्ली गए हैं। और यहाँ जैसे आपने बताया राजीव जी की 2 हमारे वरिष्ठ विधायक गण यहाँ हैं। एक तो नैनीताल जिले से माननीय बंशीधर भगत जी हैं और एक पिथौरागढ़ जिले से माननीय बिशन सिंह चुफाल जी हैं, जो 5-5, 6-6 टर्म के विधायक रह चुके हैं और सीनियर मोस्ट हैं। तो पहले भी मंत्री रह चुके हैं कई बार और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं पार्टी में। हालांकि उनकी भी दावेदारी सबसे ऊपर है। अब किन्हीं कारणों से मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, हो सकता है एज लिमिट का हो या कुछ अन्य कारण हो, तो वो भी अपनी पूरी दावेदारी में लगे हैं। जहां तक कुछ नए विधायक आए हैं, युवा विधायक आए हैं, वो भी जो
पूरी अपनी दावेदारी में लगे हुए हैं कि हमारे प्रदेश को युवाओं की दरकार है, युवा मुख्यमंत्री बनाया है तो अब मंत्रिमंडल भी युवा हो करके। तो कुल मिला के यहाँ से तो ऐसा लगता है कि अभी सारे लोग पूरी अपनी ताकत लगा रहे हैं, अपने अपने जो सोर्स हैं, जो संभावनाएं हैं उनकी, जहां जहां वो हैं, को पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ से लेकर दिल्ली से लेकर सारी जगह पे वो अपना पूरा प्रभाव का या प्रभुत्व का, अपने संपर्कों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन निर्णय क्या होगा ये तो दिल्ली से ही होना है। ऐसे ही जैसे गढ़वाल में कई लोग लगे हैं तो यहाँ भी लगे हैं। अब कौन मंत्री बनेगा, अभी ये सब चीजें अभी हवा में तैर रही है कि किसको मंत्री बनेगा, कौन बनेगा, किसके सरताज छपेगा। दूसरी बात, जो बिरजू मयाल का मामला है, कुछ समय से बहुत चर्चित बिरजू मयाल हो रहे हैं कि वो इधर नैनीताल जनपद के कोटाबाग क्षेत्र है, ब्लॉक, वहां रहते हैं। तो वो एकदम जो हाईलाइट में आए तो उनको लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हैं कि कोई लोग उनको कहते हैं कि विक्षिप्त है, कुछ भी बोल लेता है और ये है, तो कोई बोलते हैं कि नहीं वो बात तो सही करता है। हालांकि उसकी फैन फॉलोइंग देखेंगे या उसके चाहने वाले भी आज कम, उसकी संख्या कम नहीं है। हर कोई अब उत्तराखंड में बहुत कम समय में बिरजू मयाल ने भी अपनी एक अलग पहचान बना दी। आज अधिकांश लोग जो तमाम सोशल मीडिया, समाचार पत्रों से या किसी भी न्यूज उससे जुड़े हुए हैं, वो बिरजू मयाल को जानने लग गए और उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बिरजू मयाल भी कुछ जनता की बातों को उठा रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोग चाहते हैं कि यार ये, हाँ ये सही कर रहा है, तभी उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तभी उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर वो सिरे से ही कुछ ऐसी हरकतें करता, जैसे उसको पागल घोषित कर रहे हैं, तो उसके साथ कोई नहीं आता, सब लोग उसके खिलाफ हो जाते। हालांकि सब तो लोग, कुछ लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपकी जनता की आवाज भी उठा रहा है, कहीं ना कहीं कर रहा है। जो लोग की भावनाएं हैं दबी हुई, जो लोग उठा नहीं पा रहे हैं, किसी न किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, तो वो बोल दे रहा है, तो इसलिए उसको भी समर्थन मिल रहा है। हालांकि बाद में उसका क्या भविष्य होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि उस पर मुकदमे हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों में कुमाऊं में भी कई थानों में बीजेपी के समर्थक कुछ वर्ग गया और उस पर कुछ मुकदमे दर्ज कराए हैं। क्या स्थिति है? जी, मुकदमे तो हुए हैं इधर कोटाबाग रामनगर में ही हुए हैं थोड़े बहुत जो मुकदमे हैं इधर, बाकी हल्द्वानी इस साइड तो नहीं हुए हैं। कोटाबाग और रामनगर साइड में कुछ चर्चा में ये रहे थे, और बाकी उधर देहरादून में ये रहे हैं। अभी लेटेस्ट में अभी देख रहा था, इनका कुछ ट्रैफिक पुलिस से भी कुछ हुआ है, जो भी इनका विवाद हो रहा है, चाबी हाबी इसको इनकी बाइक की ले ली थी, तो उसके बाद कुछ ऐसा रहा है। तो हालांकि जो इसको इतनी तो फैन फॉलोइंग है वो बहुत जबरदस्त होते जा रही है। अब क्यों हो रही है, तो इसके पीछे क्यों लोग इतने जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका तो कारण है कि इसको चाहने वाले भी हैं, लोग चाहते हैं यार ये कुछ चीजें तो सही उठा रहा है, इसको सपोर्ट जो किया इन्होंने जाए, इसीलिए हत्याकांड में बीजेपी में वीआईपी नाम और इसको लेकर कथित तौर पर जो क्लैश चल रहा है, कहीं एक गाज जो प्रेमचंद्र अग्रवाल पे गिरी है, और अब जो है सड़क छाप आदि बयानों के बाद ये माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष जी पर भी गिर सकती है, महेंद्र भट्ट पर। लेकिन ये तीसरी नस को दबाई है, ये शायद क्या एग्जामिन हो रहा है बंद कमरों में, खुलकर सब सामने नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से मुकदमों के लिए उन्हें जाना पड़ रहा है या फेसबुक में लिखना पड़ रहा है एक पर्टिकुलर व्यक्ति के समर्थन में, क्या कोई बहुत बड़ी नस दबा दी है सत्ता की? बंद कमरों में क्या चर्चा है कि तीसरा विकेट, एक बड़ा विकेट और गिर सकता है, उसका मूल का आधार होंगे बिरजू मयाल। बिरजू मयाल का जहां तक है, अब वो कुछ क्वेश्चन तो ऐसा उठा ही रहे हैं या कुछ बातें तो ऐसे कर रही हैं जो जनता से रिलेटेड हैं, जिसको जनता भी चाहती है कि हाँ ये बात ठीक उठा रहा है, तो इसीलिए उसको समर्थन मिल रहा है। और उस बातों का कहीं ना कहीं हम उसको कितना ही भले ही नकार रहे हैं कि कह रहे हैं कि ये पागल है, ये विक्षिप्त है, उस पर मुकदमे भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको देख भी रहे हैं, उसको सुन भी रहे हैं। तो इसीलिए जो उसको फैन फॉलोइंग हो रही है,
तो उसको तो दोनों तरफ के लोग देख रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है, तभी तो लोग इतने बढ़ रहे हैं, कहाँ से नहीं तो लेके आज इतना आ जा रहा है। आज चर्चा पर नाम तो उसका आ ही गया कि यार बिरजू मयाल आदमी, चाहे उसका समर्थक हो या विरोधी है, नाम उसका ले रहा है, नाम उसका ले रहा है या उसको देख रहा है, इसलिए उसका तो काम हो रहा है। तो लगता है अब वो दूसरा जो उसका तरीका है, जो उसका एकदम रफ वाला तरीका है या बोलने का जो भी है, वो सीधे सीधे जो बात बोल देता है कि ये चीज कहाँ है, किसी को भी फोन लगा के, हो सकता है कि वो लोगों को पसंद नहीं है या वो कुछ ऑड हो सकता है ये सब चीजें, लेकिन कुछ चीजें तो है वो जो उठा रहा है जनता को, जनता की बात मेरिट्स को पे कर बात रहा है। करते हैं, नाम वाइज मेरिट्स पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ सतीश साहब भी जुड़ गए हैं। सतीश साहब, आप राजधानी में, जो राजधानी में मुख्य नाम तैर रहे हैं, मुन्ना सिंह चौहान को योग्यता के आधार पर कहा जा रहा है ही डिजर्व्स, वो डिजर्व करते हैं न सिर्फ मंत्री बनना बल्कि संसदीय कार्य मंत्री बनना। प्रकाश पंत जी के जाने के बाद जो गैप है, स्वयं कांग्रेस के विधायकों ने प्रकाश पंत जी की तारीफ की, उन्होंने कहा प्रकाश पंत जी ऐसे मामलों को थाम लेते थे। अब वो कमी दिखाई दे रही है प्रकाश पंत जी के जाने के बाद, खास तौर पर इस खेमे में, बीजेपी के खेमे में, और उसका एज डिजर्विंग लोग मुन्ना सिंह चौहान जी का नाम ले रहे हैं। मुन्ना सिंह चौहान जी के साथ साथ विनोद चमोली जी देहरादून जनपद में का नाम भी बड़ी तेजी से आ रहा है, और गणेश जोशी जी हट सकते हैं, ऐसी चर्चाएं भी हो रही हैं। आप एक बार राजधानी से शुरू करते हैं, आपको इस संभावित फेरबदल में क्या दिखता है? देखो राजीव, आपने जो जिक्र किया है कि देहरादून में प्रकाश पंत जी के जाने के बाद अगर संसदीय ज्ञान जो है विधायकों में, तो हमने भी देखा कि वो मुन्ना सिंह चौहान का काफी अधिक है, जो हम सारे विधायकों की बात करेंगे। क्योंकि मुन्ना सिंह चौहान को लोग कहते हैं कि चलते फिरते एक ऐसी पोटली है जिनका संसदीय ज्ञान बहुत ज्यादा है। अगर वो किसी विषय पे संसदीय पे बात करते हैं तो मैंने उनको देखा राजीव, वो 40-45 मिनट नॉन स्टॉप कभी कभी बात करते भी मैंने उनको देखा, वो पानी तक नहीं पीते, एक गिलास रुकते नहीं है। तो जो उनका संसदीय ज्ञान है राजीव, वो काफी ज्यादा है, और ये सबने देखा है। और जो मुन्ना सिंह चौहान है, जो जिनकी बात कर रहे हैं अभी मंत्री पद में आने के लिए, ये तो देखो अभी हम कुछ इस पे कह नहीं सकते हैं, लेकिन चर्चाओं में जो देहरादून में नाम चल रहे हैं, जैसे बता रहे हैं कि 3 मंत्री हटेंगे, वो चल रहा है काफी दिनों से, लेकिन अभी क्लियर इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये सब दिल्ली वालों को पता है कौन हटेगा कौन जाएगा, और ये जिसकी जेब में पर्ची आएगी वही मंत्री बनेगा। लेकिन जिस तरह से देखो, उत्तराखंड में मंत्रियों को इसीलिए सीटें नहीं भरी जा रही थी कि ये जैसा मधुमक्खी पे कोई पत्थर मारते हैं ना, तो हमने मधुमक्खी पे एक पत्थर मार दिया है और वो छत्ता लोगों पे बिखरने जाता है। तो यही मंत्रिमंडल की स्थिति उत्तराखंड राज्य में है कि किसको भरना है, किसको लाना है, किसको हटाना है। ये बड़ा कठिन काम है राजीव यहाँ राज्य में। आपने देखा कि प्रेमचंद अग्रवाल के जाने के बाद राज्य की जो स्थिति है, पहले ये इसमें कोई बवाल नहीं हो रहा था। मैं आपको बता दूं, जब तक प्रेमचंद अग्रवाल भी यहाँ थे तो कोई, सब लोग आराम से बैठे थे, न मंत्रिमंडल विस्तार की कोई चर्चा हो रही थी, न दायित्वों की कोई चर्चा हो रही थी, न कुछ चीजें आगे बढ़ रही थी। लेकिन जो ही प्रेमचंद अग्रवाल हटे तो ये चीजें सब खुल के सामने आने लग गई लोगों के कि देखो अब मंत्री पद भी बटेंगे और दायित्व भी बटेंगे। लेकिन जिस तरह से चर्चाएं हैं कि गढ़वाल, कुमाऊं और मैदान सब में समीकरण बैठेंगे, अभी ये पता नहीं है। लेकिन देखो, पुष्कर सिंह धामी ने एक बात जरूर कही है राजीव कि युवा मंत्रियों को वो तरजीह देंगे अपने मंत्रिमंडल में। अब वो किसको तरजीह देंगे, क्या दिल्ली में क्या बात हो रही है, क्योंकि अभी दिल्ली डटे हैं, लेकिन 1-2 दिन में जो चीजें छन के सामने आने वाली है कि देखो कुमाऊं से कौन होगा, गढ़वाल से कौन होगा और मैदान से कौन होगा। और जो मुन्ना सिंह चौहान का, देखो मैं आपको एक निगेटिव बात बताता हूं राजीव, उनकी जो, वो कई दलों में रहे हैं और जो भाजपा में आए हैं अभी इस बारी और विधायक है, तो भाजपा का क्या है कि जो संगठन है वो अपने आरएसएस के लोगों को, अन्य लोगों को तरजीह देता रहा है हमेशा मंत्रिमंडल में, नए लोगों को बहुत कम। आपने देखा युग में तो बदल गया है, मोदी युग में तो आधे से 50% से अधिक कांग्रेस गोत्र के मंत्री हैं। आज भी बीजेपी गोत्र के, संघ गोत्र के मंत्री कम और कांग्रेस गोत्र के ज्यादा हैं जी। नहीं, देखो 2 चीजें थी राजीव। अगर आप भाजपा की बात करते हैं तो आजा भाजपा में कम से कम 30 से 40% लोग कांग्रेस के आ चुके हैं आज की डेट में। तो देखो कहीं ना कहीं आएंगे तो उनको सर्च तो करना पड़ेगा आपको। अगर उत्तराखंड में देख लिया तो देखो, मैं आपको गिना दूं, सुबोध उनियाल आए हुए हैं, रेखा आर्य आई हुई है, आपके बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सब लोग जो आए, हाँ, तो आधा पूरा धड़ा कांग्रेस से आया है।
हाँ हाँ, तो अगर ये लोग आज की डेट है, अधिकांश मंत्री इस समय भी कांग्रेस के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखो, कांग्रेस, सारे कांग्रेस के मतलब हम कह रहे हैं कि देखो 12 में से 12 मंत्री तो उत्तराखंड में हो ही नहीं रहे कई सालों से। तो जो मैं कह रहा हूं, जो उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार भरना मधुमक्खी का छत्ता जैसा है इनके लिए, किसको रखें किसको न रखें। तो स्थिति बड़ी विकट है राज्य में कि देखो अभी जिसका हम लगातार, मैं आपसे एक चर्चा में ये पूछता हूं, विनोद चमोली लगातार कभी चुनाव नहीं आ रहे। अविभाजित उत्तर प्रदेश में वो देहरादून के नगर पालिका चेयरमैन रहे, उसके बाद नगर निगम बनने के बाद लगातार मेयर रहे, उसके बाद लगातार विधायक 2 बार जीत गए। ठीक है, मुन्ना सिंह चौहान के अनुभव के आगे संसदीय ज्ञान उनका बहुत अंतर दिखाई देता है, लेकिन विगत दिनों जो विधानसभा के अंदर प्रोसीडिंग्स में जिस तरह से उन्होंने इंटरप्ट किया, कई बार मंत्रियों को भी टर्न डाउन होना पड़ा उनके सवालों के आगे, उनके सुझावों के आगे। तो विधानसभा में एक सीनियर क्रम उन्होंने अपना लिया है। क्या विनोद चमोली चूंकि संघ से भी जुड़े हुए हैं, अगर मुन्ना सिंह चौहान की योग्यता उनके आड़े फिर आती है कि उनकी योग्यता से डर है कि अगर ये मंत्री बन गए और इन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर कोई ऐसा काम किया कि अन्य मंत्रियों को या सीएम को का कद उनसे छोटा दिखाई दिया, जो अधिकांश तौर पर स्थापित है कि इस डर के मारे कि योग्य हैं इसीलिए नहीं बनाते हैं कि ताकि उनकी योग्यता अन्यों पर भारी ना पड़ जाए, तो क्या विनोद चमोली कंसिडर हो सकते हैं? साहब देखो राजीव, मेरा साफ कहना है कि देखो, जो विधानसभा का हम जिक्र कर रहे थे, संसदीय ज्ञान मुन्ना सिंह चौहान को बहुत अच्छा है, ये मैं भी मान रहा हूं और लोग भी मानते हैं। हमारे पत्रकार साथी जितने भी जो बुद्धिजीवी लोग सब इस बात को जानते हैं। लेकिन उनकी योग्यता जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, आड़े आना, वो उनके हाईकमान का काम है कि देखो जो योग्यता है कहीं ना कहीं क्या खतरा हो सकता है। आप जानते हैं राजनीति में बहुत सारी चीजें हैं, और जब राजनीति में आदमी इस तरह की चीजें होती तो आदमी बहुत कुछ सोच के चलता है। तो जो अभी विनोद चमोली का जो आप जिक्र कर रहे हैं, देखो विनोद चमोली की भी चर्चा हो रही है कि विनोद चमोली का भी नंबर लग सकता है, खजानदास है देहरादून में, उनका नंबर लग सकता है, और जिसको मुन्ना सिंह चौहान, 3 लोग हैं, और काबू का भी लोग नाम ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग, अब तो ये स्थिति होगी राजीव कि हर आदमी अपने, हमने तो परसों देखा कि ये मंत्री बनेंगे, आज तक सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया, अपने 10 लोग इकट्ठा किए, देखो जी मंत्री बन गए, 10 लोग हो गए, नारेबाजी शुरू कर दी। लेकिन ये उनके हाईकमान को तय करना है कि कौन मंत्री बनेगा, राज्य में क्या बैलेंसिंग होगा। अभी जैसे महेंद्र भट्ट की बात करें, महेंद्र भट्ट के लिए एक मुसीबत खड़ी और हो गई, जो जमीनों वाले मामले थे उनके, जो उनकी राजनीतिक साझेदारी थी उनके साथ, वो व्यापारिक साझेदारी निकल गई। अब जो हाईकमान इस चीज को देख रहा है, जो लोग देख रहे हैं, वो कहीं कहीं बहुत खतरनाक है। एक लाइन ऐड कर देता हूं मैं, लोगों को सड़क छाप बोलते बोलते जो चिट्ठी वायरल हुई उसमें तो वही सड़क छापते हुए दिखाई दिए जिसे अवैध कहा जा रहा है उनके पुत्रों के लिए। बिल्कुल राजीव, देखो जो मैंने कहा कि जो राजनीतिक साझेदारी थी वो व्यापारिक साझेदारी में प्रेमचंद अग्रवाल और उनकी दोनों की साझेदारी जनता के बीच खुद पता लग चुकी है लोगों को कि दोनों के बेटों के नाम पे जमीन थी, कैसे इन्होंने राजनीतिक साझेदारी की। अब जब पर्चे खुलेंगी राजीव, और न जाने किस किस चीज में इनकी राजनीतिक साझेदारी होगी, तो जब अभी सारी चीजें खुलेगी तो जब जांच का विषय है ये भी कि देखो, जब हम कह रहे कि आप मंत्री थे और आप अध्यक्ष थे, ठीक है आपकी पॉलिटिकल साझेदारी हो सकती है, लेकिन जो जनता के बीच आपकी जो व्यापारिक साझेदारी खुल गई वो बड़ी खतरनाक है राजीव। लोग समझ रहे हैं इस बात को कि आप सत्ता में से इस तरह काम करने आए हैं कि जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों के टैक्स को पैसों को नुकसान हो रहा है। आपने वहां पे रोड काट दी है, जिस रोड की जांच वहां पे बैठाई गई है थी, वो बिल्कुल जांच आख्या में देखा, हमने उस पत्र को देखा है। तो ये राज्य बड़ा खतरनाक संकेत इस राज्य के लिए है, जो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि जो ये राजनीतिक साझेदारी है और ये व्यापारिक साझेदारी इस राज्य के बड़ा खतरनाक है कि जो आप एक तो राज्य के संसाधनों को वो कर रहे हैं, विद्रोहन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं कि राजनीति में हमारे साथ ये लोग आएंगे। तो वो चाहते हैं कि हमारी जो पोल पट्टी है वो बची रहे, और जब पोल पट्टी बची रहेगी तभी तो काम भी करेंगे आगे। तो ये बड़ा सवाल है राजीव। आपने तीसरा नाम लिया देहरादून से खजानदास। अब इस नाम से काफी चीजें बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं अगर इस पे दांव खेलती हैं। एक, खजानदास पूर्व में मंत्री रहे, दूसरा वो गढ़वाल से भी पहले विधायक रहे जब उनकी सीट आरक्षित थी, और जब सीट खुली तो फिर वो देहरादून से भी मंत्री विधायक बने।
तो एक तो वो गढ़वाल और देहरादून दोनों का प्रतिनिधित्व अब कर रहे हैं, क्योंकि आज वो विधायक देहरादून के हैं। उससे पहाड़ के जिले भी बैलेंस हो रहे हैं, एक एसटी समाज भी बैलेंस हो रहा है, जातिगत बैलेंस भी हो रहा है। क्या इस झगड़े के बीच एक बार फिर से, और ये भी बीच में कहा जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी उनका नाम चर्चा में था कि नया प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, ताकि एक दलित चेहरे को आपने आगे कर दिया है तो उस समाज का प्रतिनिधित्व भी हो गया। क्या इस झगड़े के बीच और मुन्ना की योग्यता को फिर से गड्ढे में दबाने के लिए क्या लॉटरी खजानदास जी की लग सकती है, या उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर जो चर्चा चल रही थी उस ओर ध्यान है? देखो राजीव, मैं आपको बता दूं कि खजानदास जो है एक बहुत सौम्य और सरल व्यक्ति है। उनका बोलने का तरीका, उनका लोगों से बात करने का तरीका, उनका मिलने का तरीका बहुत अच्छा है। हम लोग भी, जब वो प्रवक्ता है, वो भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, मीडिया से भी बातचीत करते हैं, मुखातिब होते हैं, आम लोगों से मिलते हैं, और बहुत सरल व्यक्ति है। मैं अगर बात करूंगा तो उनका दूसरा एक उनका बेनिफिट, एसटी समाज जो आते हैं, एससी समाज से वो आते हैं, कहीं ना कहीं भाजपा चाहेगी कि हमें एक एससी समाज का एक व्यक्ति भी मिल जाए। हो सकता है कि कहीं ना कहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए उनकी लॉटरी भी न लग जाए। राजीव, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं अगर बैलेंसिंग हो तो इसमें खजानदास फिट बैठ सकते हैं। अब दूसरा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर विनोद चमोली और अगर उन दोनों में, तो वो उनके मंत्री पद में भी लॉटरी लग सकती है। और कहीं ना कहीं अगर रितु खंडूड़ी की कुर्सी जाती है विधानसभा अध्यक्ष से, तो कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी उनका नाम चर्चा में आ सकता है। ये हमारे अपने सूत्र हैं राजीव। देखो, मैं अभी अपने सूत्रों की बात कर रहा हूं, अपने जो हमें अपना पता है कि जिस पे जिक्र हो सकता है, किसको कहां फिट बैठाया जा सकता है, लेकिन हम उस पर हम बात करें कि ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन करना उनको है ये हमें अभी पता नहीं है। लेकिन इस पे चर्चा हो रही है राजीव अभी देहरादून में कि खजानदास कहीं ना कहीं फिट हो सकते हैं इस समीकरण में। अभी जरा डोभाल जी से समझते हैं। डोभाल जी, जब हरिद्वार को देखते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल का जो कद बहुत बढ़ गया था, और दिल्ली में खासतौर पर सीधे दिल्ली से उनकी मंत्रालय और सब तय होते थे, तो अब मदन कौशिक के लिए नेपथ्य में जाना हो गया था। भले विधायक बनते रहे, लेकिन मंत्री नहीं बनेंगे प्रेमचंद्र अग्रवाल, उस कोटे को भरते रहेंगे। लेकिन अचानक प्रेमचंद्र अग्रवाल प्रकरण के बाद और उनके हटने के बाद क्या यह लॉटरी मदन कौशिक की फिर से लग सकती है? एक, प्रदीप बत्रा युवा है और बोगड़ा खेमे के साथ आए हैं, उनकी तब से दावेदारी चल रही है, या प्रदीप बत्रा, मदन कौशिक, दोनों नाम को हटाते हुए आदेश जॉन या अन्य कोई नाम क्या हो सकता है? क्योंकि हरिद्वार को प्रतिनिधित्व दिया ही जाना है। एक विषय आपने राग छेड़ दिया कि चर्चा में सिर्फ ये है कि मंत्री नए बनेंगे, बल्कि चर्चा ये भी है कि क्या सीएम ही नया बन जाए। आप कह रहे हैं कोश्यारी जी अभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, उनका आशीर्वाद हट सकता है, किसी और के सर पर आ सकता है, या इस पूरे झगड़े का लाभ कहीं फिलहाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं निशंक जी, वो उनका दांव चल सकता है, या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो भी हरिद्वार के सांसद हैं, या उनकी फिर वापसी हो सकती है? क्या है स्थिति लेकिन मोटे तौर पर मदन कौशिक और विधायकों में? देखिए राजीव, मैं फिर दोहरा रहा हूं उस बात को कि बीजेपी में उत्तराखंड में कोश्यारी फैक्टर महत्वपूर्ण है। वो और कोश्यारी पुष्कर सिंह धामी से नाराज हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। और इसमें ये मैं कह रहा हूं कि ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है, जो या मंत्रिमंडल नया बनना है, पुष्कर सिंह धामी बनेगा तो वो तो विस्तार होगा, और हो सकता है कि पुष्कर सिंह धामी जा रहे हों और कोई और मुख्यमंत्री बन रहा हो, उनका मंत्रिमंडल बनेगा, तब नए समीकरण बनेंगे, नए चेहरे दिखाई देंगे। 11 नए मंत्री बनेंगे। लेकिन आप एक जो महत्वपूर्ण जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं, मुन्ना सिंह चौहान पे, मुन्ना सिंह चौहान बीजेपी के संगठन के आदमी नहीं है। सबसे बड़ी बात है, बीजेपी अपने आप में आरएसएस की राजनीतिक शाखा है, और मुन्ना सिंह चौहान आरएसएस से कोसों दूर हैं। तो उनके सामने ये सबसे बड़ी दिक्कत है। संसदीय ज्ञान उनका भरपूर है, वो उत्तर प्रदेश में भी सतपाल महाराज पे भी लगता है। उस फैक्टर में तो अधिकांश मंत्री हैं जो संघ पृष्ठभूमि के नहीं है, बीजेपी पृष्ठभूमि के नहीं है। हालांकि इन सब में बिल्कुल बीजेपी में जो मेरी जानकारी सबसे सीनियर मुन्ना सिंह चौहान ही है। ये तो बाकी लोग तो अभी अभी आए हैं,
मुन्ना चौहान तो नहीं, लेकिन आप सतपाल महाराज को नहीं कह सकते हैं कि वो संघ के आदमी नहीं है जी। ये जो सतपाल महाराज हैं, सतपाल महाराज तो की राजनीति तो उन्हीं से सीधा सीधा संबंध रखती है। जब उनको मौका मिला तो उन्होंने कांग्रेस से वो ले लिया। वो तो आध्यात्मिक गुरु हैं, वो तो धर्म गुरु, उनके राजनीति तो वही फलनी फूलनी थी और वही फला फुला रहे थे जब वो कांग्रेस में भी थे। वो सारा आश्रम उन्हीं को समर्पित था। राजीव, सतपाल महाराज का पूरे भारत में आध्यात्मिक गुरु होने के नाते एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और भाजपा उस वोट बैंक को नहीं छोड़ना चाहती है। अब मैं आपको बता दूं, और जो आप अभी डोभाल जी कह रहे हैं कि वो एक संघ से जुड़े हुए हैं, उनका जो सबसे बड़ा कारण है महाराज जी का, वो आध्यात्मिक गुरु के साथ उनका पूरे भारत में, उत्तराखंड में ही नहीं बकायदा, आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट, पूरे भारत में उनका एक अपना प्रभाव है और उनके अपने वोटर्स हैं। तो ये भाजपा के लिए, उनके लिए, अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो उनका अपना एक बहुत बड़ा चुनाव होते हैं तो सतपाल महाराज जाते हैं वहां चुनाव प्रचार करने के लिए। तो सतपाल महाराज और मुन्ना सिंह चौहान में बहुत सारा अंतर है, ये देखना होगा हम लोग को। जरा चुनाव वोट बैंक के आधार पर भाजपा की जो नीतियां होती हैं वो वोट बैंक की नीति। एक विषय को कैसे नकारेगा, एक इतिहास कैसे नकारेगा। मुन्ना सिंह चौहान को बीजेपी में शामिल कराने के लिए स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए देहरादून आए। पूरे पेविलियन में इतनी बड़ी जनसभा के साथ वो शामिल हुए और जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा तो मुन्ना सिंह चौहान की उत्तराखंड जनवादी पार्टी 5% के आसपास वोट अकेले लाई, नंबर 3 का दल था। और ये आंकलन बीजेपी के आंतरिक उस समय हुआ कि बीजेपी जो पहली बार सत्ता में नहीं आई, सत्ता में आते आते रह गई, उसका मुख्य कारण मुन्ना सिंह चौहान, उनकी जनवादी पार्टी थी। तब भगत सिंह कोश्यारी को ही इस मिशन पे लगाया गया कि मुन्ना सिंह चौहान जी की पार्टी का विलय कराओ। बीजेपी और जनवादी पार्टी का विलय हुआ था। 5% के वोट, मसलन बहुत सारी स्थिति ये थी, बहुत सारी विधानसभाओं की, पहले नंबर पर कांग्रेस, दूसरे नंबर पर बीजेपी, तो तीसरे नंबर पर जनवादी पार्टी का प्रत्याशी, पहले नंबर पर कांग्रेस, दूसरे नंबर पर मुन्ना सिंह चौहान जी का प्रत्याशी, तीसरे नंबर पर बीजेपी, बहुत सारी जगह चौथी नंबर। जो वोट ऑफ हार और जीत का अंतर था वो मुन्ना सिंह चौहान के जो प्रत्याशियों को पड़ा था। और इसी कारण पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नेताओं को लगा के और बाकायदा प्रधानमंत्री का आना, अपने मंच से शामिल कराना, विलय कराना, शामिल है नहीं, विलय कराया था उनके दल का। तो उनके वोट बैंक का जो ग्राफ है, उनकी फैन फॉलोइंग है, उसको भी बीजेपी जानती है। चुनावी दौर में भले वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन उनकी रैलियों की डिमांड लगभग हर जगह होती है। गढ़वाल और कुमाऊं सब जगहों में भेजा जाता है स्टार प्रचारक के रूप में। तो एज पर डिमांड इन उत्तराखंड मुन्ना सिंह चौहान का उपयोग तो बीजेपी खूब करती है। सतीश साहब, नहीं, उपयोग देखो राजीव, उपयोग तो जरूर करती। देखो मुन्ना सिंह चौहान जौनसार भावर से आते हैं, वहां पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। देखो मधु चौहान उनकी पत्नी है, जिला पंचायत सदस्य रही हैं, और विकास नगर वाले क्षेत्र से लेके अगर हम जौनसार की बात करें तो उनकी एक बहुत अच्छी पकड़ जौनसार भावर। अध्यक्ष रही है 2 बार। हाँ, 2 बार मैं बताया ना आपको कि उनकी पत्नी 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। और जो उनका हम जौनसार की बात लेकिन उनकी पत्नी के जो जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए अधिकार सीज कर बीजेपी ने किए। हाँ, ये राजनीति भी तो है ना बीच में। महत्वपूर्ण बात है, इस तथ्य को भी हमें बोलना चाहिए कि मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी एक बार जिला पंचायत की अध्यक्ष तब बनी जब बीजेपी ने उनकी सत्ता थी और बीजेपी ने टिकट भी नहीं दिया, बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव जीत कराई जी, और फिर अधिकार सीज हुए उसके। देखो अभी राजेंद्र गोपेश्वर में राजेंद्र सिंह भंडारी की पत्नी थी रजनी भंडारी, उनके खुद सीज कर दिए थे। अभी तो वो तो भाजपा से आए थे, कुछ दिन पहले की तो बात है। तो ये भाजपा की अपनी नीतियां है राजीव। वो देखो वो कैसे, देखो राजनीति में साम दाम दंड भेद सारी चीजें चलती है, सबको पता है। हमारा तो मूल प्रश्न था, ये मुन्ना सिंह चौहान जी पे अपना आप आ गया, लेकिन रतन साहब, मणि डोभाल साहब, वो जो हरिद्वार में मदन कौशिक जी, प्रदीप बत्रा जी या कोई चौहान जी, क्या हो सकता है? क्योंकि प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के हटने के बाद ये पता है कि नए मंत्रिमंडल में हरिद्वार को स्थान मिलेगा। नहीं, मैं खुद भी ये मानता हूं कि हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण जिला, बड़ा जिला है और उसको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने, ये तो इसके पूरी तरह से खिलाफ है और लोगों में इसकी शिकायत भी है कि नहीं रहे। अब ये बीजेपी का अपना झगड़ा है, इसलिए रिक्त रहे। अभी मैं ये समझता हूं
कि दो नाम प्रमुखता से चल रहे हैं। एक तो जो विधायक दल के मुख्य सचेतक हैं ये आदेश चौहान, वो युवा है, युवाओं में वो चल रहा है, और इस समय उनका धामी जी के, अगर धामी जी का ही विस्तार होना है तो मुन्ना सिंह चौहान भी लाइन में है। और चूंकि ये जो है मदन कौशिक भी सीनियर आदमी है, और मैं तो समझता हूँ वो मुख्यमंत्री का मटेरियल भी है, लेकिन चूंकि वो राजनीति उत्तराखंड में अभी उस दौर के लिए तो बहुत इंतजार करने की जरूरत होगी, वो नहीं है। लेकिन वो धामी उनका मदन के खिलाफ यहाँ जो धामी वाला गुट है वो उनको बर्दाश्त नहीं करता है, तो इसलिए उनकी कमजोरियां में उनके जो उनका अनुभव है और जो उनका सियासत है, राजनीतिक जो वजूद है, वो अपनी बीजेपी भी चलाते हैं। मदन कौशिक वो इस बीजेपी के ही भरोसे नहीं है, इस बीजेपी के भरोसे इतने ही कि उनको टिकट मिल जाए, बाकी वो सारा व्यवस्था मैनेजमेंट वो अपना करते हैं, वो किसी को उनकी जरूरत नहीं होती। यही उनके वो है, क्योंकि यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी तो यहीं पड़े रहते थे हरिद्वार में, ये क्या कहते हैं, ये तीसरानंद के उसके आश्रम में ही हमारा और इनका रोज लगभग मिलना जुलना भी रहता था, रास्ते में दो अस्सलाम हो रहे। तो ये जो चल रहा है ना, और वो कारोबारी रिश्ते हैं उनके, ये पुष्कर सिंह धामी के और ये तीसरानंद के, ये उनका जो यहाँ खननकार दूसरे जो कारोबार हैं जमीनों के और इसके जो व्यवसाय का, वो तो ये तीसरानंद देखते हैं। सीधे उसे कहा है, यहाँ नारा ये दिया जाता है, जब तक धामी तब तक स्वामी। ये चलता है यहाँ पे। तो ये राष्ट्रीय बात आप जानते हैं, लेकिन क्या प्रदीप बत्रा का कोई चांस बनता है, या उनका कांग्रेसी गोत्र उनके लिए आड़े आएगा? अब वो बीजेपी ये देखेगा कि बत्रा एक ही अपने सीट तक वो सीमित है, उनका अभी ऐसा वो नहीं है। और अभी भी नगर निगम चुनाव में वो आज ही उन्होंने माफी वाफी मांगी है पत्रकारों से और उससे कि मामला कोई पैचा वगैरह हो जाए। हो सकता है राजनीति में, देखिए जो भी विधायक है वो मंत्री बन सकता है, कोई उसमें प्रतीप बत्रा हो या क्या हो, जो निर्वाचित है वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है, और यहाँ तो बिना निर्वाचित के मुख्यमंत्री बन गए, तो वो हो सकता है। लेकिन मैं जो संभावना ये है कि पहले आदेश चौहान होगा, और वो नहीं होगा इनकी कोई, अगर पैचअप हो गया तो मदन कौशिक तो सीनियर है ही उनमें इसमें। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, जो आप मुन्ना सिंह चौहान वाली जो बात कर रहे थे, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आपने वाजपेयी जी का आप कह रहे थे, वो कर रहे वाजपेयी की और अटल जी की बीजेपी नहीं रही, अब वो दौर चला गया, वो राजनीति का, गंगा में बहुत पानी बह गया है, और अब तो गंगा सूखने भी लग गई, इतना पानी बांट दिया है इन्होंने जगह जगह, सब हो गया है, कुछ दिख भी नहीं रहा उसमें। इसलिए वो स्थितियां बदल गई हैं। क्या समीकरण बनता है, कहाँ उनका उपयोग हो सकता है, वो बन जाए। क्यों वही विधानसभा अध्यक्ष नहीं हो सकते मुन्ना सिंह चौहान? भाई संसदीय ज्ञान उनको ज्यादा है, विधानसभा चल नहीं रही है, कोई मुख्यमंत्री सोमवार आता नहीं है मुख्यमंत्री का, तो क्यों नहीं वो संसदीय ज्ञान का वो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी ले सकते हैं, अगर उनको एडजस्ट करना होगा तो। वो पपेट की तरह बगैर सोमवार के सदन चलाएंगे, या सोमवार सदन चलाएंगे, या वो 60 दिन का कम से कम कोरम होना चाहिए, उतने दिन सदन चलाएंगे, ये भी तो मुश्किल होता है। वो सीमित सदन नहीं करेंगे, वो सवाल आने देंगे, ये भी तो समस्या है। लेकिन एक दूसरी बात आपने जो कही कि अटल आडवाणी का दौर चला गया, लेकिन कोश्यारी जी का दौर है, आज भी है, ये आप कह रहे हैं। और कोश्यारी जी के मार्फत, कोश्यारी जी मुन्ना सिंह चौहान जी के दल के विलय का जो आधार सूत्र थे वो कोश्यारी जी थे, और कोश्यारी जी भरोसे पे उनको लाए थे। तो अगर कोश्यारी जी का दौर है, चलिए ये प्रश्न में नहीं, वो ठीक है, वो उन्होंने अपने वो भूमिका निभाई है, लेकिन ये नहीं होगा। कीरा जी बहुत देर से खामोश सुन रहे हैं, उनकी आवाज भी आनी चाहिए। कीरा जी, दो सीनियर नामों की हमने चर्चा की, लेकिन अरविंद पांडे पूर्व मंत्री, वो नाम ऐसा है कि बहुत सारे गैप्स पाट सकता है, कई सारे सवाल जब पहाड़ मैदान के उठते हैं उनको भी पाट सकता है।
आपका माइक बंद है। आप म्यूट है, म्यूट है, म्यूट। जी, माइक अरविंद पांडे भी हैं दावेदार। हाँ, वो पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और काफी सीनियर विधायक भी हैं भाजपा के। लेकिन कुछ समय से बताया जाता है कि उनकी जो सरकार से तल्खियां हैं या तालमेल है वो सही नहीं बैठ पा रही हैं या नहीं चल पा रही किसी न किसी कारणवश, तो वो थोड़ा सा किनारे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनको नहीं लिया जा सकता या उनको किनारे किया जा सकता है। हो सकता है कि उनको भी जो एक मैदान पहाड़ का कोरम जो पूरा करना हो या वो उनको भी लिया जा सकता है, उनकी भी संभावनाएं बन सकती हैं। अरविंद पांडे भी काफी जुझारू नेता हैं और उसके अलावा भी यहाँ से तो ऐसा इस दौर में तो एक विधायकों के लिए एक ऑप्शन टाइप का भी आया है कि मंत्री बनने का, तो हर कोई अपने अपनी पहुंच या जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि लगता है कि बहुत जल्दी इसका पटाक्षेप भी हो जाएगा, किसके सर पर ताज बैठता है। अभी तो चर्चाओं का ही है, कयास ही लगाए जा रहे हैं। बात का कितना बल हो रहा है, क्योंकि जो भुवन कठेत जो पूर्व फौजी अनशन पर बैठे थे प्रेमचंद्र अग्रवाल को हटाने के लिए, उससे अधिक दबाव बना क्योंकि उनके प्राण संकट में जा रहे थे। 2 लोग उनके साथ और बैठ गए थे। भुवन कठेत ने बयान जारी करके कहा है, एक नाम पर उनको और आपत्ति है। जो आपत्तियां उन्होंने दी थी, उन आपत्तियों के बीच उन्होंने आपत्ति दी बोगना जी जो मंत्री हैं सितारगंज से विधायक होते हुए, उनके नाम पर, और खासतौर पर इस कारण से कि जो बयान आया कि बोगना बंगाली हैं, उसका उन्होंने कोई स्पष्ट खंडन नहीं दिया। तो अब एक डिमांड अचानक आज वहां से भी आ गई है। क्या बोगना जी की कुर्सी कोई खतरा हो सकता है, या विजय बोगना के पुत्र होने के नाते, और विजय बोगना उस समय 8-9 विधायकों को लेकर गए थे, और अब चूंकि हरक सिंह वापस आ गए हैं तो उस गुट के एक छत्र नेता विजय बोगना माने जाते हैं। तो उस आधार पर उनको कोई दिक्कत नहीं है सौरभ बोगना को। सौरभ बोगना का जहां तक मामला है, हालांकि उनकी सीट यहीं सितारगंज से है और बंगाली बहुल क्षेत्र से है। तो एकमात्र जो बंगाली बहुल क्षेत्र है पूरे प्रदेश में वो सितारगंज वाला एरिया पड़ता है। तो वहां से वो उनके पिताजी भी चुनाव जीते थे, उसके बाद वो लगातार 2 बार वो ही जीत रहे हैं। अब इधर हालांकि वो उनका है तो वो अब कहा जाए तो देहरादून के ही, लेकिन उनका कार्य अब चुनाव क्षेत्र इधर है तो आप स्पष्ट तौर पर कहें तो पौड़ी के हैं, क्योंकि उनके दादा एचएन बोगना पौड़ी के थे, बुगानी गांव के। तो वो है तो पौड़ी के। एक टच उनका इलाहाबाद आ गया, क्योंकि उनकी जो दादी भी एचएन बोगना जी की जो ये वाली पत्नी थी, जिनसे पहले शादी भी थी, विधायक मंत्री बनने के बाद जब वो लखनऊ गए तो इलाहाबाद अक्सर रहने लगे। वहां इलाहाबाद में जो दूसरी उनकी पत्नी कहे, उनका टच है, उनसे फिर ये संतान जन्मी है। लेकिन कहा यह भी जाता है कि बंगाली इनका कोई बेसिकल टच नहीं है। जो एचएन बोगना की जो पत्नी थी, जिनसे विजय बोगना का जन्म हुआ, उनकी माता मतलब विजय बोगना की नानी, वो कहीं बंगाल से उनका जुड़ाव था। मौलिक रूप से बंगाल से उनका कोई लिंक नहीं है। आधार उनका जो है सब पौड़ी से है। जी हाँ, यही स्पष्ट इस मामले में कुछ है नहीं ये, लेकिन यही चर्चाएं हैं कि कोई न कोई बंगाली इनका टच है या बंगाल से कुछ जुड़ाव है, या कोई इनके परिवार का ऐसा सदस्य है कि वो बंगाली भी हो सकता है। ये है तो और तब ये इनका बंगाली। अब उस दौर में जब बोगना जी ने चुनाव लड़ा था तो ऐसी परिस्थितियां पूरे प्रदेश में बनी कि उनको चुनाव मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़ना था, तो कहां से लड़े। तो ये सीट भी एक ऐसा भी हो सकता है कि ये सीट थोड़ा सा उनको मिल गई थी, और तब जब मुख्यमंत्री रहते उनने यहाँ चुनाव लड़ा, जीता, तो फिर उनने एक पैंट भी बना ली थी और यहाँ के लोगों से पूरा मतलब एक आत्मीय हिसाब से टच हो गए थे कुछ न कुछ उनको। तो इसीलिए फिर उनने अपना ये कार्य क्षेत्र भी यही चुन लिया, चुनाव क्षेत्र भी यही चुन लिया। उसके बाद उनके पुत्र भी यहीं से लड़ते हैं। तो हालांकि उनके लिए तो यहाँ ठीक है, सब कुछ है, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं वो यहाँ से ज्यादा देहरादून में ज्यादा वो है। यहाँ तो ज्यादा कुछ सुनाई देता नहीं है इनके बारे में। जो भी खबर उधर से ही सुनने को मिलती है कि
ऐसा है, वो भी है। हालांकि कुमाऊं मैं मैं तो आपका लौटूंगा तो सरिता आर्य आदि पर भी बात करेंगे। लेकिन सती साहब, जरा ठीक देहरादून के नजदीक गढ़वाल लोकसभा का एक बड़ा हिस्सा है टिहरी जनपद और उत्तरकाशी जनपद। तो उत्तरकाशी जनपद की भी आवाज लंबे समय से रही है कि जो गंगोत्री जीतता है उसी की सरकार बनती है। ये मिथक है, और गंगोत्री इस बार भी जो है वो जीते हैं, लेकिन नया विधायक है। अब टिहरी में जो गणित है, एक नाम पर जिन्हें बहुत गंभीर माना जाता है विधानसभाओं की चर्चाओं के दौरान, और जिनके सबसे अधिक सवाल अधिकांशता होते हैं जो लगाते हैं, और उनके सवाल अधिकांशता स्टेट वाइज होते हैं। पूर्व में मंत्री रहे हैं और लगातार 2 बार बीजेपी से जीत गए हैं, निर्दलीय तौर पर भी जीते हैं, यूकेडी से भी जीते हैं, कांग्रेस की सरकार भी उन्होंने बनवाई थी। जो पवार साहब हैं, एक नाम वो है, प्रीतम सिंह। एक नाम बहुत तेजी से पिछली बार भी चर्चा में था कि शपथ होते होते रह गई, विनोद कंडारी। विनोद कंडारी युवा है, युवा मोर्चे के अध्यक्ष रहे हैं। उनके लिंक बताए जाते हैं कि जो हिमाचल से जो परिवार है जो वहां लगातार राज करता रहा, और केंद्र में पिछली बार मंत्री भी थे। बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय यह भी था कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था। इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, ड्रॉप किया गया है, लेकिन वो युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। और यह कहा जा रहा है कि भावी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के लिए हिमाचल में, इसलिए उनको केंद्रीय राजनीति से हटाकर हिमाचल स्थापित किया गया। उनका हाथ बताया जाता है विनोद कंडारी पर। और एक नाम जिसकी चर्चा इन दिनों मीडिया में है नहीं, मीडिया उस नाम को पे चर्चा नहीं कर रहा है, वो है टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय। क्योंकि किशोर उपाध्याय पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सोनिया राजीव गांधी परिवार के बहुत नजदीकी रहे हैं। वो अमेठी का चुनाव उनका देखा करते थे जब राजीव गांधी प्रभारी थे। और इवन ये भी कहा जाता है कि उनकी शिक्षा दीक्षा आदि में गांधी परिवार का बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उनका उस तरह का एक बड़ा कद है। और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को डैमेज करने के लिए वो खासतौर पर गांधी परिवार के अंदरूनी किचन का हिस्सा रहे हैं। बड़ा नाम है, सौम्यता भी है, और किसी बड़े कॉम्प्रोमाइज के तहत आखिरी एक दिन पहले, नामांकन के एक दिन पहले बीजेपी उन्हें कांग्रेस से लाई थी और उन्हें टिकट दिया था। इन 3 नामों पर चर्चा हो रही है, विनोद कंडारी, पवार जी और किशोर उपाध्याय। क्या कोई अचानक, जैसे किशोर उपाध्याय अचानक टिकट ले आए, बड़ा बवाल हुआ बीजेपी में, जो लोग तैयारी कर रहे थे उनको सुबह मालूम चला कि किशोर उपाध्याय तो हमारे यहां आ गए? या विनोद कंडारी जिनको पिछली बार शपथ होते होते रह गई? या पवार साहब जिनसे प्रॉमिस हुआ था मंत्री रहते हुए, उन्होंने रिजाइन किया था, विदाई छोड़ी थी जब उन्होंने बीजेपी में शामिल हुए? पवार जी पुराने उनसे वायदे हो रखे हैं। ये बताया जा रहा है ये भी दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। देखो राजीव, जो दिल्ली की जो परिक्रमा है, जो विधायकों के हम देख रहे हैं, जो आला कमान के साथ इनके फोटो आ रहे हैं और इनका जो मेल मिलाप हो रहा है, कोई इनके जो संगठन के लोग, देखो कल एक सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हो रहा था जिसमें केदारनाथ की जो विधायक है, जो भाजपा की प्रदेश महिला अध्यक्ष है आशा नौटियाल, उनका एक फोटो वायरल सोशल मीडिया पे कल हो रहा था। इनके जो संगठन मंत्री है उनके सर पे हाथ रख रहे थे वो। तो जब वो फोटो हमने सोशल मीडिया पे देखा तो लोगों ने कहा कि आशा नौटियाल का भी मंत्री बनना तय है। अब देखो रुद्रप्रयाग की अगर बात करूं तो वहां पे जो चौधरी जी हैं, जो दूसरे मंत्री हैं भाजपा के, 2 बार के विधायक हैं और बहुत अच्छा उनका भी ज्ञान है। राजीव मैं आपको बता दूं, अगर वो विधानसभा के अंदर हम उनको देखते हैं तो उनका जो प्रश्न होते हैं, जो उनका संसदीय ज्ञान है वो काफी अच्छा है और उनकी पकड़ भी बहुत अच्छी है उस पर। तो देखो कहीं ना कहीं रुद्रप्रयाग को भी नहीं छोड़ा जाएगा। चमोली की बात करते तो चमोली से जो क्या है कि देखो महेंद्र भट्ट वहां पे है, तो महेंद्र भट्ट अभी अध्यक्ष भी है और राज्यसभा सांसद भी हैं। और दूसरी सीट जो थराली वाली बच जाती है, वहां पे अभी जो है थराली सीट पे भी अभी 1 बार के विधायक है। देखो अनिल नौटियाल भी दो बार के विधायक है राजीव, तो 2 बार के विधायक कई निशंक के बहुत नजदीकी माने जाते रहे हैं। तो अनिल नौटियाल भी बहुत सौम्य विधायक है। तो देखो कहीं ना कहीं जो आप टिहरी का जिक्र कर रहे हैं, मुनियाल जी का आप जिक्र कर रहे हैं, उत्तरकाशी गंगोत्री का जिक्र कर रहे हैं, या हम विनोद कंडारी का जिक्र कर रहे हैं, देखो सारे नामों को एक बैलेंस और समीकरण के तहत इन लोगों को काम तो करना ही है कि किस किस को बनाना है। लेकिन देखो मैंने कहा कि ये बहुत आसान काम नहीं है धामी सरकार के लिए। धामी कहीं ना कहीं इसमें फंस गए हैं राजीव, मैं आपको बता रहा हूं। वो एक विस्तार नहीं कर रहे थे इसमें, लेकिन वो फंस गए इसको लेके कि देखो अब मंत्री का जो है मंत्रिमंडल का विस्तार करना है,
किसको दूं किसको न दूं। और इसको देखो 2027 तक चुनाव आने हैं, लोगों को अभी आपने बहुत सारे लोगों को अभी दल आपने बांटते हैं यहाँ पे कि जो दायित्व देने, दायित्व की भी चर्चा हो रही। कोई कह रहा है कि मंत्री पद देने से पहले दायित्व बांटे जाएंगे, तो दायित्वों के लिए भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। देखो अभी जो इन्होंने अध्यक्ष, तो जो इन्होंने सांगठनिक अध्यक्ष थे भाजपा के, उन्होंने अभी चुनाव कर ही दिए उसमें, लेकिन इनको अपने लोगों को राजीव कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, कुछ को दायित्व देंगे और किसी को मंत्री देंगे। देखो टीरी को भी इनको बैलेंस बनाना है, उत्तरकाशी को बैलेंस बनाना है, चमोली को बैलेंस बनाना है, रुद्रप्रयाग को बैलेंस बनाना है, तो सबको बैलेंस देखते हुए देखो धामी ने उसमें एक कट जरूर मारी है कि देखो हमें युवा चाहिए, तो युवा में अगर हम बात करेंगे तो विनोद भंडारी आ सकते हैं। एक और युवा विधायक आपको बता दूं मैं, गड़िया जी हैं बागेश्वर से, उनका नाम हम छोड़ रहे हैं, वो धामी के बहुत नजदीकी हैं और उनका वहां पे बहुत कारोबारी रिश्ते हैं इन लोगों के साथ बागेश्वर में, तो उनका नाम भी कहीं ना कहीं चर्चा में है। हरिद्वार में जो आदेश चौहान का नाम जिसका जिक्र कर रहे हैं हम, वो भी राजीव कहीं ना कहीं चर्चा में है। आदेश चौहान का नाम भी बहुत काफी चर्चाओं में इस बार कि आदेश चौहान को भी मंत्री पद दिया जा सकता है, क्योंकि मदन कौशिक और इनकी जो ट्यूनिंग, ये हमें पता नहीं किसकी ट्यूनिंग है राजनीति में, लेकिन जो चर्चाएं चल रही, हम जो उसका जिक्र कर रहे हैं, तो ये सारे समीकरण राजीव इनको देखने हैं जिसका हम बात कर रहे हैं। और पौड़ी हो गया, टीरी, देखो अगर रितु खंडूड़ी का विधानसभा अध्यक्ष जाता तो वो भी मंत्री पद मांगती हैं, बिल्कुल मांगेंगे वो मंत्री पद, और वो कहेंगे कि देखो आपने मुझसे विधानसभा अध्यक्ष पद दे लिया, मुझे मंत्री पद दो, तो एक पद उनको भी देना पड़ेगा टीरी से, पौड़ी से। तो वो पौड़ी से विधायक है और पौड़ी से दूसरा धन सिंह है। धन सिंह के पास 2 विभाग है, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे, सहकारिता जैसे अहम विभाग है। तो ये सारी चीजें बैलेंस उनको बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अभी देखना है कि कितने दिनों तक इसमें दिल्ली में मंथन होता है और उस मंथन के बाद हाईकमान कितने लोगों को संतुष्ट कर पाता है, और धामी की इसमें क्या रणनीति होती कि किन किन लोगों को धामी एडजस्ट कर पाते हैं। धामी के लिए एक निगेटिव भी है राजीव, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली वाले जो इनका हाईकमान है बोलेगा आप अपने लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं, जो सारी घटनाएं हुई हैं राज्य में इसको लेके कि आप क्या कर रहे थे राज्य में, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं धामी के लिए भी बहुत मुश्किल है, ये आसान काम नहीं है। कई बोलेंगे आप सब कुछ बदल दो राज्य में, तो वो कुछ भी कर सकते हैं राजीव। देखो हाईकमान जो भाजपा का दिल्ली में बैठा, उनके लिए बहुत कुछ नहीं है, वो चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है 2 मिनट में। वो चाहे पूरी सरकार बदल दे, उनके किस मंत्री को क्या देना है, ये सवाल उन पर निर्भर करता है। मैं जहां तक मेरी अपनी समझ है राजीव राजनीति में, मैं इतना इस बात को समझता हूं, इनकी किसी की कोई विसाख नहीं है कि ये अपना बखेड़ा कर दें और उनके आगे ये लोग कोई बात रख दें, ये पक्की बात में जी। डोभाल साहब अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, कीरा साहब इस समय नहीं है, तो उनसे कुछ सवाल है। शिव अरोड़ा एक बड़ा नाम है जो चर्चा में आ रहा है, तो वो कीरा साहब से पूछेंगे। और कहीं जो चर्चा हो रही है, इन सब के बीच जो आशा नौटियाल का नाम आया, ये बहुत मुश्किल है कि 2-3 महिला मंत्री होंगी इस मंत्रिमंडल में, एक महिला ऑलरेडी मंत्री हैं। तो अगर खजानदास को लाते हैं तो वो जो चंदन रामदास वाला गैप है, वो गैप पूरा हो जाता है, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व आ जाएगा, गढ़वाल और देहरादून का प्रतिनिधित्व हो जाता है, जिसका जिक्र कर रहे थे सतीश साहब। और वो किसी के लिए खतरा भी नहीं है, इस तरह के मंत्री नहीं होंगे कि किसी ऊपर खतरा हो जाएगा। तो ये डर नहीं है मुन्ना सिंह चौहान से, जैसा डर है कि इनको बना देंगे तो उनकी योग्यता उनके लिए खतरा है, लेकिन ये खतरा खजानदास जी के साथ नहीं है। तो ऐसे में क्या जो महिला मंत्री सरिता जो आर्य हैं, रेखा आर्य, उनको बदलने की कोई संभावना दिखती है आपको? यदि कोई ऐसी चर्चा हो रही है कि रितु खंडूड़ी के प्रति लोगों में नाराजगी है, तो विधानसभा अध्यक्ष से उन्हें हटा के, क्योंकि वो प्रश्न नहीं आने दे रही है विधायकों के, तो लोगों की समस्याएं नहीं आ पा रही हैं, एस विधानसभा अध्यक्ष उनके रोल पर आम लोगों को आपत्ति हो गई है, तो उनको अगर चेंज करते हैं, जिसका आपकी संभावना सतीश जी कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या रेखा आर्य जी के बदले, और सरिता आर्य पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रही है महिला कांग्रेस की, नैनीताल से वो जीत कर आई हैं, या कोई अन्य महिलाओं का नाम क्या लगता है आपको? और एक प्रश्न का जवाब आपने थोड़ा छूट गया था, क्या जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि कोश्यारी जी का हाथ बदल सकता है, तो ऐसे में 2 बड़े नाम तो स्वाभाविक रूप से चर्चा में होंगे, भले वो विधायक ना हो, निशंक जी या रावत जी या अपने तीरथ सिंह रावत जी जो खाली हैं, या ये भी चर्चा होती है हर बार
कि अचानक से कोई कमाल, जैसे एक अचानक नाम आया था कि सीधे विधायक से मुख्यमंत्री। धन सिंह रावत जी के बारे में यह भी चर्चा हो रही कि उन पर जो आरोप लग रहे हैं, उसके बाद जो गणेश गोयल जी ने लगाए हैं सहकारिता को लेकर, उसके बाद उनका मंत्री पद से भी हट सकते हैं, ये भी चर्चाएं हो रही हैं। मीडिया में तो बहुत सारी चर्चा हो रही है आजकल, और ये भी चर्चा हो रही है कि अचानक कोई सीएम कभी बदलना होगा तो संघ का सबसे प्रिय आंतरिक नाम धन सिंह रावत हो सकते हैं। देखिए राजीव, ये उत्तराखंड में अब तो कोई और हो गए। हमारी जो जानकारी थी पहले से, जो आरएसएस से आते हैं, वो 3 नाम थे और वो तीनों रावत थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत, धन सिंह रावत और तीरथ सिंह। ये तीनों वो आरएसएस की ही संतानें हैं। तो इन्हीं में आता, अब 2 तो हो गए, 2 तो मुख्यमंत्री, त्रिवेंद्र भी हो गए, तीरथ भी हो गए, और अब धन सिंह बसते हैं। लेकिन वो धन सिंह के साथ बहुत सारे इस समय झमेले बहुत सारे उन्होंने ले लिए हैं, कर लिए हैं। करप्शन का भी है। ये थोड़ा सा पार्टी, मैं ये समझता हूँ कि आगे 2027 में आपको चुनाव में जाना है, वो चुनाव की दृष्टि से ही नेतृत्व परिवर्तन करेंगे। और वो जो पब्लिक मास ओपिनियन जो है वो धन सिंह रावत की नहीं है, पुष्कर सिंह की भी नहीं थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी हो गई है, उनकी डिमांड है। तो पार्टी ये भी देखेगी कि भाई मास लीडर भी देखना होगा उनको, कि जो 27 का चुनाव भी लड़ाए, उसको वो कोई और भी हो सकता है। आप कह रहे हैं, लेकिन एक पक्ष को आप बोल रहे हैं। धन सिंह रावत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री, प्रदेश मंत्री रहे, संगठन मंत्री रहे, तो पूरे राज्य में उनका, हर गांव हर ब्लॉक में उनका फैलाव है। व्यक्तिगत नाम से, पारिवारिक नाम से लोगों को जानते हैं, क्योंकि उनका काम रहा है। उसके बाद वो बीजेपी के संगठन मंत्री रहे, उस दौर में प्रदेश संगठन मंत्री रहे, प्रदेश महामंत्री रहे। उस दौर में उनका बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घरों तक जाना, बाकायदा नाम सहित जानना, ये उनका ऐसा जुड़ाव है कि ये भी माना जाता है विधानसभा में सबसे अधिक भीड़ उन्हीं पे होती है। बीजेपी के मंत्रियों के अलावा जो बीजेपी गोत्र के मंत्री हैं, उनमें से सबसे अधिक भीड़ है। एक और विषय ये रहा है कि हर चुनाव में चुनाव प्रबंधन की जो अंतिम ड्यूटी होती है, वो धन सिंह रावत को दी जाती है। अन्य राज्यों में भी चुनाव प्रबंधन के लिए उन्हें लगाया जाता है। तो कोर जो बीजेपी के लोग हैं या आरएसएस के लोग हैं, वो भरोसा एज पर चुनावी मैनेजमेंट धन सिंह रावत पर क्या करते हैं। नहीं, वो तो मैंने आपको बताया कि 3 ही लोग थे उत्तराखंड में आरएसएस के से जो आते हैं। लेकिन देखिए कि संगठन का लीडर होना अलग बात है और मास लीडर होना अलग बात है। आज भी उत्तराखंड में कांग्रेस की कितनी बुरी स्थिति हो, हरीश रावत कितना थका हुआ हो, लेकिन वो मास लीडर उत्तराखंड में उससे बड़ा लीडर तो नहीं है ना बीजेपी में, ना कांग्रेस में आज की तारीख में। ये चाहे वो हम उसको लाइक करें या नहीं करें, लेकिन वो है तो है। वो उसके अपील पे आप कोई जलसा जुलूस करेंगे तो हरीश रावत आएंगे तो लोग आते हैं, सुनते हैं उसको। कुछ भी ये वो फर्क है, चाहे वो पार्टी में उनका कोई स्थान ना हो हरीश रावत का, लेकिन पब्लिक में है उसका। ऐसा नहीं। तो ये संगठन में और संगठन का लीडर होना और जनता का लीडर होना अलग अलग बातें हैं। तो वो कमी वहां पर है। वो संगठन के लोग तो हैं, वो सारे हैं, उसमें तो कोई बात नहीं है। ऐसे में वो ये जरूर देखा जाएगा 2027 उनके लिए महत्वपूर्ण है। और ये पार्टी एक ऐसी है कि जो एक चुनाव निमटता है, दूसरे चुनाव के लिए तैयारी में लग जाती है। तो उसके प्लान में क्या होगा ये भविष्य के अर्थ में कोई नहीं बता सकता कि कल क्या होने वाला है। ये मैं बहुत अनिश्चय की स्थिति है कि कोई भी हो सकता है। लेकिन ये जरूर पॉपुलर लीडर तो देखेंगे वो कि कौन राजीव, संगठन चलाना अलग बात है और सरकार चलाना अलग बात है। देखो मैं आपको एक थोड़ा सा डिपेंड कर देता हूं। सरकार चलाने के लिए आपको सबसे बड़ा हथियार मीडिया, और जो मंत्री मुख्यमंत्री मीडिया मैनेजमेंट करेगा, मीडिया आम लोगों के साथ सबको लेके साथ चलने की बात करेगा, वो सरकार चलाएगा। हमने धन सिंह रावत के साथ देखा है, देहरादून में बहुत सारे मीडिया कर्मी रहते हैं, अभी भी बात करते हैं कि देखो जी ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं। तो बहुत सारे लोगों की
ये बड़ी कमी है उनकी। मैं आपको बता दूं आज के समय में भी उनके आसपास जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मीडिया के लोगों के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध नहीं है। और पुष्कर सिंह धामी जब से राज्य के मुख्यमंत्री बने ने उन्होंने उन्होंने एक बारी डीजी से कहा कि जिसके मीडिया वाले का काम नहीं हो रहा मुझे आप बताएं इस बात को लेके। तो ये उनकी बहुत बड़ी बात है। और ये चीजें देखो सरकार के साथ साथ मीडिया का एक अपना तंत्र है और मीडिया सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार का काम भी करता है। एक बहुत बड़ी दूरी है। तो इसीलिए सरकार के साथ जो मीडिया होती है उसका एक बड़ा अहम योगदान होता है राजीव। तो उस जो मीडिया को साथ लेके चले जाएगा तो कोई भी देखो आज के समय में मीडिया का एक अहम रोल तो है राजीव, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन जब तक उस रोल को आप नहीं समझेंगे या कोई मंत्री नहीं समझेगा या कोई मुख्यमंत्री नहीं समझेगा तो वो नहीं कर पाता है। तो धामी जी की सबसे बड़ी जो पॉजिटिविटी है हम बात कर रहे हैं वो मीडिया के साथ उनका बहुत अच्छा एक तालमेल है, बहुत अच्छा सामंजस्य है जो इतने दिनों से विस्तार नहीं हो रहा था। अब मैंने आपसे कहा कि उन्होंने छत्ते पे अब बॉल मार दी है लोगों ने, क्यों प्रेमचंद्र हट गया तो लोगों ने मांग कर दी कि देखो जी मंत्रिमंडल का विस्तार करो, दायित्व का विस्तार करो। ये बहुत आसान नहीं है राजीव, इनको जो मंत्रिमंडल कोरम को पूरा करना उत्तराखंड में बहुत आसान नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। और जो हमारे दर्शक हैं वो भी, अगर मैं समझाऊंगा तो मुझे बहुत समय लग जाएगा इसको समझाने में। लेकिन वास्तव में उत्तराखंड में जो मंत्रियों को गैप भरना, 12 को 12 भरना, ये बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन अब देखो ये भाजपा, हाँ ये भाजपा हाईकमान को तय करना है, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उनको तय करना है कि वो किसको कहां एडजस्ट करते हैं, किसको कहां बैठाते हैं, किसको लाते हैं। लेकिन जो लोगों का गुस्सा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शांत हुआ है प्रेमचंद्र के जाने के बाद। लेकिन बहुत सारी चीजें आसान नहीं हुई है राजीव अब इस राज्य में। लेकिन अब जब अभी नया होगा तो कई लोग नाराज होंगे। सारी लड़ाई तो कुर्सी की है ना, हर आदमी को कुर्सी चाहिए, हर आदमी को दायित्व चाहिए। इन शांत होते हुए गुस्से के बीच सतीश साहब आप रिएक्शन देख रहे होंगे और ये रिएक्शन लाजमी है। जो मुकदमे पुलिस के थानों में बिरजू मयाल पर हुए हैं पिछले 2 दिनों में, उससे एक बार फिर से लोगों में बहुत गुस्सा हो गया है क्रिएट। उसका जो प्रति रिएक्शन है वो ज्यादा खतरनाक हो रहा है। देखो राजीव, मैं आज आपको बहुत स्पष्ट कहता हूं, जो अंकिता भंडारी वाला कांड था, अंकिता हमारी भी बेटी थी, मेरी भी बेटी थी वो इस राज्य में। और उसके साथ इस तरह के जघन्य अपराध हुआ तो बहुत सारे लोगों ने उनकी मां ने खुद कहा है कि देखो जो वीआईपी है उसको लेके उन्होंने शपथ पत्र दिया है। और बिरजू मयाल आज उसी बात को कह रहा है। तो भाई अगर कोर्ट में देखो, जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है और जन लोगों का दबाव है तो बिरजू मयाल आज लोग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में चल रही है याचिका खारिज नहीं। हाँ, खारिज नहीं सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, लेकिन उसको सीबीआई जांच खारिज हो गई थी। देखो मैं स्पष्ट आपको कर दूं, सीबीआई जांच की मांग जो है खारिज हो गई थी उसको लेके। तो बिरजू मयाल जिस बात का जिक्र कर रहा, देखो बिरजू मयाल, देखो मैंने भी राजीव जब हम कल परसों बात करें तो हमने कहा बिरजू मयाल को देखिए, भले ही उसको पत्रकारिता का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, एबीसीडी भले ही पता नहीं है, लेकिन वो जिस अंदाज में लोगों की बात कर रहा है, लोगों के मुद्दे उठा रहा है, हर आदमी की बात कर रहा है, तो लोग उसको पसंद कर रहे हैं राजीव कि ये कहीं ना कहीं जनता की बात उठा रहा है और लोगों की बात कर रहा है ना। तो उसका एक अंदाज, बहुत तरीका हटके है काम करने का। देखो जो पत्रकार होते हैं उनकी एक अपनी भाषा शैली होती है, उनका एक अपना ज्ञान होता है, उनका एक सिस्टम होता है। हम बात करते हैं कि भाई यूट्यूब में जो नए बच्चे आएंगे तो उनका एक तरीका अपना अलग होता है, जो लोग पुराने अनुभवी होते हैं वो अपने तरीके से बात करते हैं। तो बिरजू मयाल का जो क्रेज बढ़ा है, मैं आपको बता दूं उसके 71,000 के आसपास फॉलोवर हो चुके हैं राजीव आज की डेट में फेसबुक पर, जो 40,000 के आसपास थे। तो लोग उसको देखना पसंद कर रहे हैं। जी आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो बिरजू मयाल जो लोगों की बात है उसको कर रहा है वो आज के समय में। और देखो ये आज की डेट में किसी का हटना, किसी का जाना, सोशल मीडिया का राजीव बहुत समय नहीं लगेगा किसी के लिए, किसी की बहुत छोटी सी चिंगारी। अंतिम टिप्पणी कर दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जो छोटी सी चिंगारी है इस सोशल मीडिया के जरिए बहुत जल्दी फैल सकती है आज के समय में किसी के लिए भी। हमने प्रेमचंद अग्रवाल वाले मामले में देखा, हमने तो लगातार सारी चीजों को कवर किया है। तो इस राज्य में राजीव जो 12 मंत्रियों का कोरम पूरा करना पर ये जो मुकदमे करना है ये कहीं भारी ना पड़ जाए, उल्टा ना पड़ जाए।
बिल्कुल बढ़ सकता राजीव, मैं उसी बात को तो कह रहा हूं कि देखो मैंने आपसे बहुत छोटी बात की, सोशल मीडिया का जमाना है, और अगर बिरजू मयाल को कल उठा के बंद कर दिया, कोई चीज हो गई, तो लोग फिर भड़क उठेंगे, ज्वाला भड़क उठेगी। हो सकता है कि वो जन लोग, आम लोगों की बात कर रहा था समय में कि देखो कहीं ना कहीं सरकार को जन मुद्दों की बात करनी होगी, मंत्रियों के फोरम की बात करनी होगी कि देखो 12 मंत्री तो होने ही चाहिए। जैसे साल में हम कहते हैं कि विधानसभा का 60 दिन होना चाहिए, हम लगातार इसी बात को तो कर रहे हैं कि वो 60 दिन होना चाहिए। विपक्ष नहीं कर रहा, मीडिया बात कर रहा है आज की डेट में। जनता समझना होगा, सरकार को भी ये चीजें समझनी होगी। चलिए, तो ये है राजीव। डोभाल साहब, आपने अपने व्यापक अनुभव से बहुत सारी चीजें बताई, कोई और बात आप चलते चलते बताना चाहें डोभाल साहब? नहीं, मैं सिर्फ एक तो आप ये जो बिरजू मयाल वाला वो कर रहे हैं, वो ऐसा है ना कि लोगों से लोग पीड़ित हैं। देखो वो चाहे वो मैदान हो, पहाड़ हो, मैं ये एक तो ये चैप्टर बंद होना चाहिए, पहाड़ और मैदान वाला। उत्तराखंड नारसन से माणा तक ये सब एक है, वो कोई नहीं है जो यहाँ पर है। वो बहुत गंदी ये जो लोग पीड़ित इतने हैं कि वो साला, चलो को जब मैं नहीं बोला, इसने साले ने सुना तो दिया उनको, यही ठीक है, तो लोग फॉलोइंग कर रहे हैं। लोग इससे ये पता चलता है कि लोगों में कितनी ज्यादा नाराजगी है, और प्रदेश में राजनीतिक जो नेतृत्व होना चाहिए उसका भी अभाव है कि बीजेपी के खिलाफ वो राजनीतिक नेतृत्व नहीं उभर रहा है। तो जो थोड़ा सा बोल लेता है, चाहे वो बॉबी पवार आ जाए, चाहे बिरजू आ जाए, कभी मोहित डिमरी आ जाएगा, कभी त्रिभुवन चौहान आ जाएंगे, तो लोग फिर उसको हाथों हाथ लेते हैं। ये उसके पीछे ये भी एक कारण है। हालांकि अब बिरजू कोई क्रांति कर देगा तो ऐसा तो नहीं होने जा रहा है, लेकिन वो लोगों को लग रहा है कि चलो साले ने बोल तो दिया, ठीक है। ये है। तो ये जो मुकदमेबाजी है, ये मुकदमा उसी हताशा की है सत्ता पक्ष के लोगों की, कि इसको इस तरीके से मुकदमों में फंसा दो ताकि ये इसमें उलझ जाए, और ये जो जनता की बात कर रहा है वो नहीं हो पाए, इतना ही अंतर है उसमें। लेकिन कितना वो सफल होंगे मैं कह नहीं सकता सोशल मीडिया के इस जमाने में। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। और राजेंद्र कीरा जी हमारे साथ जुड़े थे कुमाऊं से। तो संभावित नामों पर चर्चा हमने की, लेकिन यह बात सत्य है कि बीजेपी में पक्का कुछ भी नहीं है। जिस बात की डोभाल साहब जता रहे थे, कुशवाहा फैक्टर आज भी महत्व रखता है। अब पूरी सरकार बदलनी है, या मंत्री बदलने हैं, या 3 नए मंत्री की शपथ होनी है। बहरहाल मुख्यमंत्री जी दिल्ली है, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिल्ली है महेंद्र भट्ट जी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि जनता तो बहुत विरोध कर रही है। ऐसे विरोध के बीच बहुत कम संभावना है कि वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रिपीट हो सके। उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है, अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। माना यह जा रहा था कि वो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इस प्रकरण के बाद, खासतौर पर सड़क छाप जैसी टिप्पणी करने के बाद, अब वो प्रदेश अध्यक्ष होंगे, इसमें बहुत कम आशंका है लोगों की नाराजगी को देखते हुए। इस नाराजगी के बीच बीजेपी चुनाव में नहीं जाना चाहेगी, तो एक विदाई लगभग तय मानी जा रही है। मंत्रिमंडल से 3 या 2 चेहरे कम होंगे, ये भी लगभग तय माना जा रहा है। 2 तो लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में 5 या 6 मंत्री जो नए बनने हैं, उनमें लॉटरी किसकी लग सकती है? अब बड़ा सवाल यह है, क्या उत्तराखंड को मुन्ना सिंह चौहान मंत्री बनते हुए दिखेंगे, या परंपरा की तरह वो वरिष्ठतम विधायक के रूप में जब जब बीजेपी फंसेगी तो सदन में उनको बचाते हुए दिखेंगे, या उनको संसदीय अनुभव का लाभ देते हुए दिखेंगे बगैर मंत्री? क्या यह होगा, या बीजेपी अपने मिथक को तोड़ते हुए योग्यता का सम्मान करेगी, या पब्लिक चॉइस का सम्मान करेगी कि कम से कम पब्लिक कहीं तो खुश हो कि यार कोई तो ढंग का मंत्री मिला हमें? ये होगा कि नहीं होगा, ये सवाल इन सब के बीच है। और इन सवालों में बहुत अंतर नहीं है। हो सकता है 24 घंटे बाद, कल जब हम बैठ रहे हो तो नया मंत्रिमंडल शपथ ले रहा हो सकता है ये परसों हो जाए, हो सकता है और अधिक टाल दिया जाए, हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष के, नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन के बाद यह हो सकता है विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर रितु खंडूड़ी अपना इस्तीफा दें, उनको मंत्री के रूप में या कहीं और एडजस्ट करके ये फेरबदल हो। अभी कयास बहुत है, दिल्ली से छनकर बहुत सारी बातें आ रही है। और बिरजू मयाल फैक्टर महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस बिरजू मयाल फैक्टर के बीच बीजेपी संगठन के एक बहुत बड़े पदाधिकारी
जिनको लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि वो लाइमलाइट में है। ऐसे में क्या उनकी भी विदाई होनी है या वो यथावत रहेंगे? क्योंकि ये जो प्रकरण जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है अंकिता हत्याकांड से। ये बड़ा ज्वलंत प्रकरण है। ऐसे में जो कल मंत्रिमंडल की शपथ होनी थी, क्या वो बिरजू मयाल वाले प्रकरण के कारण 1-2 दिन और टल जाए? क्योंकि क्लीन फेस करने के लिए हो सकता है, चुनाव नजदीक है, बीजेपी भी इस बात को समझती है, जब फेस क्लीन करना है तो एक दाग में दिक्कत आएगी। और बिरजू मयाल वाले प्रकरण के कारण एक चिंता बीजेपी की और बढ़ गई है। जो उसका प्रतिरोध किया, कुछ लोगों से मुकदमे करवाए, उससे लगता है कि दिल्ली तक बात पहुंच गई है, अपने समर्थन में लोगों को जुटाया गया है। तो एक प्रकरण और गंभीर हो गया है, जिससे 1 दिन 2 दिन और डिले हो सकता है, क्योंकि ये नई कहानी सोचनी पड़ेगी बीजेपी को, या दिल्ली में सोच रहे होंगे इस समय तक। बहुत सारी चीजें हैं, इंतजार करते हैं। सत्ती साहब का अनुभव, डोभाल जी का अनुभव और कीरा जी का अनुभव हमें मिला, और उसे लगता है कि अभी कई खबरें आपके लिए बाकी हैं, जो हम कोशिश करेंगे कि लाते रहें। बहुत सारे मामलों में बहुत सारी चीजें क्लियर कट हमारे पैनल ने कह दी हैं, लेकिन दावा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तय दिल्ली को करना है, इसलिए हम आपको बता नहीं सकते। सूत्रों के आधार पर बता दिए सती जी ने। तो कुछ चीजें हमारी जो बताई हैं, उनमें से 50% से ऊपर चीजें सत्य होने वाली हैं। हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जिसका दावा हम नहीं कर सकते अंतिम समय में क्या बदल जाए, किसका पौवा दिल्ली में कहां फिट हो जाए। फिलहाल अभी दीजिए इजाजत।